नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद आसुदाणी। थ्रू लिटरेरी लेंस के एक नए एपिसोड के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इसमें अलग अलग साहित्यकारों की अलग अलग रचनाओं पर चर्चाएं करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक गज़ल की। जब गज़ल की बात चली है तो बात शायर तक भी पहुंचेगी। बात जब शायर तक पहुंचती है तो हाँ, अपने शायर तक भी पहुंचेगी। आज इस महफिल में आपके अपने शायर, मकबूल शायर, सिंधी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के जानकार, बाय प्रोफेशन वे एक बैंकर हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और वो मेरे भाई हैं राजेश आसुदाणी रकीब। तो रकीब साहब, इस महफिल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। जैसे कि हमारे सुनने वाले आपके गज़ल के मुरीद हैं, चाहते हैं आपको और आपकी शायरी को, तो बिना किसी अधिक भूमिका के मैं चाहूँगा कि आप अपनी गज़ल हम सबको सुनाएं और फिर हम आपकी गज़ल पर गुफ्तगू भी करें। क्योंकि आपकी गज़ल सिर्फ सुनकर वाह वाह करने के लिए नहीं होती है। आपकी गज़ल हमारे दिलो ज़हन में उतर जाती है और हमें सोचने पर आमादा भी करती है। तो आपके समक्ष हैं राजेश आसुदाणी रकीब। बिल्कुल, फिर से शुक्रिया विनोद जी, आपने ये मौका दिया कि मैं एक अपनी ताज़ा गज़ल आपके सामने अर्ज कर सकूं, श्रोताओं तक पहुंचा सकूं और उस पर हम फिर कुछ उसकी छानबीन भी करें। तो मतलब अर्ज किया है कि छम छम रिमझिम छुप छुप पलछिन, छम छम रिमझिम छुप छुप पलछिन, कैसे कैसे आती है। तुम आते थे, याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मंजरकशी की है अपने याद के आने की। जी साहब, देखिएगा तो फिर छम छम रिमझिम छुप छुप पलछिन, कैसे कैसे आती है। तुम आते थे, याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है। वाह वाह वाह। दूर हो तुम तो मैं ये सोचूं, चांद सितारे अपने हैं। दूर हो तुम तो मैं ये सोचूं, चांद सितारे अपने हैं। पास जो बैठो तो बागों की खुशबू जैसे आती वाह है। वाह 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 वाह। पास जो बैठो तो बागों की खुशबू जैसे आती है। तुम आते थे, याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है। और खुश हूं मैं, आबाद हो तुम और सांस कहीं पर लेते हो। खुश हूं मैं, आबाद हो तुम और सांस कहीं पर लेते हो। रोजो शब आवाज तुम्हारी जीवन लय से आती है। वाह वाह। रोजो शब आवाज तुम्हारी जीवन लय से आती है। तुम आते थे, याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है। जी जी। और ये शेर देखिएगा कि चांद कटोरा रात भिखारन, वो तहजीबें गर्क हुई। चांद कटोरा रात भिखारन, वो तहजीबें गर्क हुई। अब तो बस ये काल कलूटी लेने पैसे आती है। वाह वाह वाह। अब तो बस ये काल कलूटी, क्या खूब कहा है, काल कलूटी। हाँ, अब तो बस ये काल कलूटी लेने पैसे आती है। और तीज त्योहारों पर ननिहालों में जाने की रीत गई। तीज त्योहारों पर ननिहालों में जाने की रीत गई। बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे तैसे आती वाह है। वाह वाह मुकर्रर। बुढ़िया वाह वाह वाह। तीज त्योहारों पर ननिहालों में जाने की रीत गई। बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे तैसे आती है। और ये शेर की
उतरे तेरे शानों जानों से बेहोश खलाओं में, वाह 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 वाह, उतरे तेरे शानों जानों से बेहोश खलाओं में, बोलो ये बेबाक खुमारी कब किस में से आती क्या है, बात है, क्या बात है। बोलो ये बेबाक खुमारी कब किस में से आती है, तुम आते थे याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है, छम छम रिमझिम छुप छुप पलछिन कैसे कैसे आती है। वाह रकीब साहब, आपकी गजल की जो खुमारी है है। वो बहुत वक्त तक हमारे दिल और जहन में रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद बहुत इस बहुत बात के लिए दूंगा कि इस गजल की जो रवानी है जी, वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम हिंदी में लयबद्धता कहेंगे या लिरिसिज्म कहेंगे। तो वो रवानी इतनी खूबसूरत है, कोई भी गुलकार गायक इस गज़ल को बड़ी आसानी से लयबद्ध कर सकता है, मौसीकी के साथ गा सकता है। और गज़ल मुसलसल नहीं होती, यानी सुनने वालों को बता दूं जी, कि हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, जी। एक मुकम्मल सब्जेक्ट पर, हाँ, विषय पर जी, होता है, पूरी की पूरी आइडिया पूरी की पूरी आइडिया उसमें प्रेजेंट होती करता है। है वो। आपको एक शेर समझने के लिए गजल के बाकी शेर ना भी पढ़े तो एक शेर समझें और उसकी विषय वस्तु, उसका सब्जेक्ट मैटर आप समझ सकते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिटी होती है गजल की, स्ट्रक्चर में रदीफ काफिया रिपीट होता है, रदीफ रिपीट होता है, काफिया मिलता जुलता होता है, जी तो ये उसका स्ट्रक्चर यूनिफाइड होता है, जी। पर उसका थीम जो है तो मौजू के लिहाज से जी। वो अलग अलग शेर अलग अलग मुख्तलिफ बातें जी। करते हैं। तो आपकी गजल रोमानी अंदाज में चालू होती है, जी, बहुत ही खूबसूरत रोमानी मंजर आपका मतला जो पेश करता है। हाँ। और इस पर हम आएंगे। और मतला और पहला शेर रोमानी रंग में डूबा हुआ है, जी। और फिर तीसरा चौथा और पांचवा शेर जो आता है, यहाँ से आप जिंदगी से वाबस्ता होते हैं, जमाने से वाबस्ता होते हैं, और आखिरी में फिर जो आखिरी शेर है इसका, हाँ, फिर तो से फिर वो, से आप उसी रोमान में आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग अंदाज अलग में अंदाज आपका, है, बड़ी सेंशुअस सी इमेज है वो। sensuous image है, हाँ, एक जी, शख्सी रोमानियत की जो शिद्दत है उसको आपने पेश किया है। तो मैं पहले कहूंगा कि गजल में राजेश जी, जी, आपको पता है कि याद एक हाँ, ऐसी तशबीह है, जिसे कहेंगे इमेज है गजल में, और सैकड़ों, देखिए यार और याद में एक ही तो अक्षर का फर्क है। हाँ जी बिल्कुल है। एक ही कहा। तो याद जो है वो बहुत ही एक कहेंगे जिसको डेलिकेट जी। एक्सप्रेशन है, जो गजल के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो आप जब याद को याद करते हैं, मैं कहूँगा, जी, आप जी, जब जी, जी। अपने माशूक की याद जब आती है, तो आपकी वो याद आने की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको आप उसके आने से जोड़कर जब देखते हैं, तो ये मतला एक बहुत ही रोमानी बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, और वो इमेजेस भी आप इवोक करते हैं, छम छम हाँ, छम छम रिमझिम रिमझिम। छुप छुप पलछिन, जिस तरह से महबूब मिलने आता है, महबूबा मिलने तो आती छम है छम महबूब से, ये उसके पैरों की पायल की तरफ, उसके आने सावन की में आहट की मान तरफ, लीजिए सावन की और रिमझिम रिमझिम, लगी हो, तो रिमझिम और आप बरसात के सावन के मौसम की बात करते हैं आप। हाँ, तो छिप छिप के पलछिन पल दो पल चुरा के, और किस तरह से मिला जाता है, तो इस तरह से हो। तो याद भी जो आती है विनोद जी, जी जी, वो भी उसी तरह से आती उसी है, तरह, उसी अंदाज से आती उसी है, अंदाज से, उसी शाइस्तगी से आती है। बिल्कुल। वरना तो कहने वाले तो कह गए हैं ना कि भाई एक उम्र में तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुम्हें, ऐसा भी नहीं। जी बिल्कुल। ये तो ठीक है, हजरत मौनी भी याद की जी, बात करते हैं कि हाँ, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के वो लिए तेरा कोठे पे तो नंगे पाँव आना याद तो वो है। नंगे पाँव आना याद है। और कोठे से मुराद टेरेस है यहाँ पे श्रोताओं, जी जी कोठा बिल्कुल, मतलब कोठा नहीं टेरेस, समझिएगा, जी जी, कोठा तो मतलब उर्दू में टेरेस है। यहाँ हाँ, वो नंगे पाँव उनको आना याद है, आपको हाँ, छम छम तो रिमझिम जी, पलछिन, देखिए ना इमेजरी का जो जी। प्रयोग किया है और ये वो ओनोमेटोपोइक इमेजरी है जी ये, बिल्कुल ओनोमोटोपोइया। उस तरह की आवाजें जिस तरह की होती हैं, उन्हीं का प्रयोग अगर भाषा में हो तो उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो ये जो आपका जो मतला है, बड़ा दिल पर असर करता है। उसमें फिर यूं हुआ कि साहब दूर हो तुम, हाँ, तो मैं ये सोचूं चांद सितारे अपने हैं। वाह वाह, ये एक अलग ये- सी बात कहते हैं, जी। ये अलग सी बात भाई कहते दूरियां हैं। तो होती हैं, दूरियां तो कभी मजबूरी भी होती हैं, और कभी यूं भी आ जाती हैं। अब बड़े खूबसूरत अंदाज से, क्योंकि जी। अपने महबूबा को चांद कहने की परंपरा हाँ, गजल में रही है। आपने कहा कि अगर दूर हो तुम,
तो चांद सितारे भाई अपने लगते हैं, आखिर चांद सितारे भी तो दूर है ना, दूर है ना, दूर है। लेकिन वो अपने लगते हैं तो तुम भी दूर हो, तो तुम भी अपनी लगती हो। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो झूठे मन को लगते हैं ये सारे। तो झूठे तो हैं, दूर हैं। तो बिल्कुल लेकिन वो चांद के साथ जो आपने उसको उसका जो कोरिलेशन वो मुशाहिबत भी हो गई चांद के साथ, और वो दूरी का एहसास भी दिला दिया आपने। तो कायनात अपनी है, तुम दूर हो, तुम हो ना, तो तुम तो हमारे हो, तुम दूर हो तो फिर कायनात भी अपनी है। बस यही खूबसूरती है, यही एस्थेटिक्स है, यही जमालियत है गजल की। जैसे एक शायर कहते हैं कि कमरे में जो आप हमारे बैठे हैं, दरवाजे पे चांद सितारे बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर पास जो बैठो तो बागों की खुशबू जैसे आती है, बाग पास है। तो ये जो सेंसुअस इमेजरी आपके गजल के अंदर है, जैसे जॉन कीट्स के ओट्स में भी आपको सेंसुअसनेस दिखता है, तो इसी प्रकार से आप एहसासात जो है उसकी शिद्दत तक ले जाते हैं। अब वो शिद्दत में तो साहब आखिरी शेर तक पहुंच गया, वो तो जो सेंसुअस इमेजरी आ गई उसमें है। बिल्कुल, यहाँ तो खुशबुओं की बात है, चांद सितारों की, यानी जमालियत की बात से चालू करते हैं, फिर खुशबू तक आते हैं आप। देखिए, चाहे कभी तो मिलना मुश्किल है, कभी ये डर जमाने का, ये अभी का शेर है। तो हमने जो कहा है, तो फिर ये कि रोजो शब आवाज तुम्हारी जीवन ले से है, तुमको मैं तो खुश हूँ, तुम आबाद हो कहीं। चाहे भाई तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। तो अगर ना भी मिले तब भी अगर आप महफूज हैं, पता है कि आपका महबूब है। ये शायर ने भी परछाइयां में जो लिखा है कि आप किसी आगोश पराई में बैठी तुम जो है मुझे याद कर रही होंगी, है तो उस और तरह आप से देखेंगे कि आप एक एहसास की बात कर रहे हैं, एक सेंस की बात कर रहे हैं, जैसे चांद सितारे देखने से वाबस्ता है, फिर खुशबू जो है हमारे सूंघने से वाबस्ता है, फिर आवाज पर आ जाते हैं आप। बिल्कुल, तो ये तीनों सेंसेस आप में आते हैं, और आगे चल करके और फिर शानो जानो का जो टच का सेंस आता है, जो स्पर्श की बात आती है, जो छुअन की बात आती है, और जैसे उतरे तेरे शानो जानो से बेहोश खलाओं में, इसको अगर आप देखिए, इसकी अगर नुक्तेचीनी करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि शायर किस तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, वो तो एक खुमारी है प्यार की, मोहब्बत की जो खुमारी है, और उस तरफ यानी प्लेटोनिक मोहब्बत की खुमारी नहीं। बिल्कुल, यहाँ आपके रूहानी और जिस्मानी, इस दोनों मोहब्बत के जो पहलू हैं उनकी तरफ शायर इशारा करता है। जानों और शानों से जब उतर के खलाओं में बेहोशी चली जाती है, तो वो जो बिछड़ने का जो सेंस है, बिछड़ने के बाद जो खुमारी, वो जो पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम फोरप्ले टू द इंटरकोर्स, किस तरह से एक लाइन में वो सिमट के आ गया है। और कमाल की बात है कि जैसे D.H. लॉरेंस के बारे में कहा जाता है कि ही टॉक्स अबाउट सेक्स विदाउट बीइंग सेक्सी, तो वही चीज आपने शेर में उतारी है। ऐसी कोई भी बात नहीं की आपने, ऐसी कोई भी बात इंडिसेंट सुनने में नहीं लग रहा, लेकिन वो सारी की सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं वो सुनने वाले तक पहुंच जाती हैं, और यही कामयाबी है किसी भी शेर की और किसी भी शायर की। और बताओ फिर ये किस में से आती है ऐसी खुमारी, बेबाक खुमारी? तो कोई उसके सामने कोई शराब नहीं टिकती, कोई और नशा नहीं टिकता। जी बिल्कुल, ये तो सब शायरों ने तस्लीम किया है इस बात को। जी और इसके बाद आपके जो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवें नंबर के शेर जो जमाने और जिंदगी से थोड़ी अलग बात कहते हैं, तो ये तो आपके गजल का रूमानी रंग हो गया, मोहब्बत से वाबस्ता बातें हो गई। तो अब आते हैं हम जिंदगी। शायर जो है वो सिर्फ अपनी शख्सी बात नहीं करता, वो तो जमाने से जुड़ा हुआ होता है, वो तो जिंदगी को बहुत बारीकी से देखता है, समझता है और पेश करता है। अब ये जैसे चांद कटोरा रात बेकारन, या कहीं तो भी आप गुलजार की एक पंक्ति की तरफ इशारा सुना होगा सामाइन ने कि रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिकारन रात, मेरे अपने का गाना है। तो ये जो रात का संदर्भ आता है, जो हवाला आता है, वो शायरी में आता है, लेकिन चांद कटोरा बेकारन रात, तो ये जो हमारे जो हमारी एक तहजीब है, जहाँ एक दान की अहमियत रखी गई है। भिक्षुक थे, गौतम बुद्ध भी भिक्षा लेते थे, तो भिक्षुक होना कोई हमारे यहाँ एक आदर की वस्तु समझी जाती थी। पहले भिक्षुक आता था दरवाजे पे, हम कहते अगर नहीं भी देनी हो तो बाबा माफ करना, माँ जी माफ करना। पर आज देखिए, आज जब भिक्षुक आता है तो हम उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। तो अब वो तहजीबें जो थी वो गर्क हो, यानी किसी को मदद करना, भिक्षा देना, यानी क्या है, किसी पर एहसान नहीं किया। अब कहते हैं पैसे लेने आया है, अरे भाई अब तो बस ये काल कलूटी लेने पैसे आती है। रात की भी वो इमेज बदल गई है। तो ये जो पूरे हमारे सिस्टम का जो डिग्रेडेशन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है हर चीज का, तो वही वो चीज आप कह रहे हैं, लेकिन एक शायराना अंदाज से कह रहे हैं, आप रात के हवाले से कह रहे हैं, आप रात को भिखारिन का जो आपने जो तशबीह दी है उस हवाले से आप कह रहे हैं,
क्योंकि शेर ऐसा होता है ना कि शेर कहता तो एक बात है, जी किंतु वो एक फॉर्मूला होता है। जी तो उसी फॉर्मूले में आप अलग-अलग संदर्भों को, अलग-अलग बातों को फिट फिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते अप्लाई हैं कर उसको। सकते हैं और कई संदर्भों में, कई हवालों से उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब रात को अगर आप नेगेटिविटी का सिंबल माने, अंधेरे का सिंबल माने, तो पहले अंधेरे का भी आदर होता था। जी, बिल्कुल। अब उसको आप पूरी तरह नकारार्थी मान के उसको दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन हर चीज का अपना एक महत्व फिर जो था। आप चलते हैं आगे के शेर में, जी, ताल्लुकात की बात ताल्लुकात करते की बात आ गई, वो कि भाई तीज त्योहारों पर ननिहालों में जाने की रीत गई हैं। बिल्कुल। है, बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे तैसे आती है। अब हमारी जो तीसरी पीढ़ी है ना, वो पहली पीढ़ी से, दादा-दादी, नाना-नानी की पीढ़ी से कट गई है। कट गई। वो कहीं गाँव में रह गए, वो कहीं पीछे रह गए। तो अब ननिहाल जाने की जो परंपरा थी, वो भी समाप्त सी होती चली जा रही है। लेकिन नानी, वो तो पुरानी पीढ़ी की है, उसके पास तो आज भी प्यार है, उसके पास उसको आज व्हाट्सएप भी पे बात मोहब्बत है। करके संतोष नहीं आएगा। नहीं, वो तो अपने पोतों को, अपने नातिन को, पोतियों नातों को, को गले लगाना चाहती है। तो आप ये जो कहते हैं ना कि बूढ़ी नानी, बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे जैसे आती तैसे है। जी, जब आप कहते जी, हैं, तो जी, वो जी, सारी जी, विवशता, ये सारी व्यथा जो है, सारी व्यथा, सारी समझ के आ पीड़ा जाती उस नानी की पीढ़ी की इस पंक्ति में, इस मिसरे में है। उतर आती है। तो ये शेर की कमाल की बात होती है कि एक शब्द, एक लफ्ज जैसे तैसे जी, अब संपूर्ण कश्मकश को बयान कर देता है, उस पीढ़ी के दर्द को, उस पीढ़ी की पीड़ा को, और उस पीढ़ी के जो बेचैनी को एक समग्र रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। भाई क्योंकि होता यूं है कि आजकल नानी दादी पहुंच भी जाएं जैसे तैसे कष्ट करके किसी तरह, इवन सीढ़ियां चढ़ना भी संभव नहीं होता है उस जी, उम्र जी। में, तो उसके बाद भी जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारा तो 2 रूम का फ्लैट है, कहाँ रहेंगे? और दूसरी बात, ऐसे बच्चे रहेंगे। मोबाइल में, टेलीविजन में, लगे पड़े हैं। लैपटॉप में लगे रहते हैं। हाँ। नानी आए तो नानी की परियों की कहानियां सुनने की फुर्सत क्या आज की पीढ़ी को है क्या? ये जो एक आप प्रश्न, एक जो सवाल ले आते हैं, क्योंकि गजल के शेर में सवाल होते नहीं, गजल के शेर जी। सवालों की बस वो तरफ इंगित करते हैं, इंगित करता है, इंगित इशारा करते हैं, करते हैं। इशारा तो उन इशारों को समझना ही शायरी को समझना होता है। वास्ते मोही साहब सिंधी के बहुत बड़े हाँ। शायर रहे। उन्होंने कहा था कि शायरी क्या करती है? उन्होंने कहा शायरी इशारे करती है, समझना आपका काम है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके आगे का एक शेर पर शायद हाँ, बात हो गई उसमें। बात हो गई बिल्कुल, उसमें। बड़ी जो हाँ जी, हाँ, उसी में हमने जी, रूमानियत का कैफियत एक जो है उसकी कैफियत वो है। बयान कर दिया तो आपने। बहुत खूबसूरत आपकी गज़ल है, और ख़ास करके आपके गज़ल में जो इमेजरी आई है, मैं जी। कहूँगा, जैसे शानो ज़ानो की इमेज से हाँ। जो आप बात कह रहे हैं, हाँ। या जैसे तैसे नानी, बुढ़िया नानी कहानी आ गई। की जो हाँ, इमेज जी, यहाँ पर जी। आती है, चाँद सितारों की चाँद दूरी की जो सितारों की जो बात इमेज है। आती है, जी। या मतले में जो चमचम, छम-छम, हाँ जी, रिमझिम, जी, ये सारी जो जी, इमेजरी है, जी। मैं कहता हूँ इस गज़ल की जो ताकत है, वो इसके इमेजरी में छुपी हुई है। अगर ऐसा कहूँ तो शायद वो गलत नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम लोग इस गुफ्तगू को हाँ, जी। अपने अंजाम तक ले जाएं, मैं कहूँगा कि इस गज़ल को आप एक बार फिर से हाँ, ज़रूर। हमारे सामने कहें, तो मैं- अब एक नए तरीके से तरीका समझ। हम इस गज़ल की तरफ देखेंगे और समझेंगे। बिल्कुल, यूँ तो मैंने एक शेर कह दिया तनकीद के वक्त भी, फिर भी एक लेकिन मुकम्मल तरीके से जी, आप पेश करें। तो मतले से शुरू होती है कि छम छम रिमझिम वाह वाह, छुप छुप पलछिन वाह वाह, कैसे कैसे आती अरे कैसे है, कैसे आती है, तुम आते थे, वाह, याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है। दूर हो तुम तो मैं ये सोचूं चांद सितारे अपने हैं, पास जो बैठो तो बागों की खुशबू जैसे आती वाह है। वाह, खुश हूं मैं, आबाद हो तुम और सांस कहीं पर लेते हो, रोजो शब आवाज तुम्हारी जीवन लैसे आती है। उतरे तेरे शानो जानो से बेहोश खलाओं में, उतरे तेरे शानो जानो से बेहोश खलाओं में, बोलो ये बेबाक खुमारी कब किस में से आती है, तुम आते थे याद तुम्हारी बिल्कुल वैसे आती है। चांद कटोरा रात भिखारन वो तहजीबें गर्क हुई, चांद कटोरा रात भिखारन वो तहजीबें गर्क हुई, अब ये बस एक काल कलूटी लेने पैसे आती है, अब ये बस एक काल कलूटी लेने पैसे आती है। और तीज त्योहारों पर जाने की ननिहालों में रीत गई, बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे तैसे आती है। छम छम रिमझिम। जी बस इस छम छम रिमझिम, छम छम रिमझिम की जो ध्वनि है, उसी ध्वनि को अपने ज़हनो दिल में समाये हम
आज की गुफ्तगू को अंजाम तक ले आए हैं। दोस्तों बताइएगा कि आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, राजेश जी की गज़ल आपको कैसी लगी। बहुत जल्द किसी और गुफ्तगू के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा नमस्कार, हाफिज़। खुदा हाफिज।